लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो टेम्परेचर है अक्रॉस अर्थ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, किन किन तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी है। अगर वो क्लास आपने नहीं अटेंड करी है, नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, टॉपिक तो हमारा यही चल रहा था टेम्परेचर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे मंथ्स की जिसमें हमारी धरती पर आपको तो ये पता ही है कि हमारी जो धरती है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब उन 2 मंथ्स में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो नेचुरली होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं, क्रियाएँ होती हैं, क्रियाओं को बोलती हैं क्या बोलते हैं क्रिया को, वर्क, आई थिंक, हाँ वर्क ही बोलते हैं शायद। ठीक है, तो ऐसे वर्क होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए, जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ इस मंथ में क्या हो रहा, उस मंथ में क्या होगा। तो वही सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं, क्लास को चालू करते हैं बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा बहुत। ठीक है, मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए। अब यहाँ पर लाइक करने की बात आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ये उन बच्चों तक सबसे ज़्यादा पहुँचे जिन बच्चों को इसकी खासकर ज़रूरत है। ठीक है, तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अगर हो सकता है तो शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती, कोई कमी लगती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ना, मैं आपकी बात सुनने के लिए ही तो हूँ। ठीक है, एज सुन एज फास्ट एज, ठीक है, जितनी जल्दी होगी मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अब क्लास को। देखिए, अगर पहले मंथ की बात करें तो हमारा जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा लास्ट क्लास में कि हाँ कौन कौन से रीजंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के। हमने देखा जो आइसोबार्स हमने पढ़ी थी, नॉट आइसोबार्स, आइसोथर्म पढ़ी थी। आइसोबार हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में। ठीक है, बार का मतलब प्रेशर और आइसो का मतलब समान प्रेशर। ठीक है, अब आइसोथर्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि आइसोथर्म क्या होते हैं। तो आइसोथर्म एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्टेड होती हैं। लाइक अगर ये यहाँ पर बैंड हो रही है, यहाँ आ रही है, झुक रही है, और ये यहाँ पर भी बैंड हो रही है, तो इसका मतलब ये जो आइसोबार कनेक्ट करे ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये शो कर रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर, सॉरी आइसोथर्म, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर समान है। ठीक है, समान है, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब यहाँ पर अर्थ है, मानकर चलिए ये अर्थ है। ठीक है, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर कैसे पढ़ते हैं हम। ठीक है, वर्टिकल यानी सन, ये जो सोर्स है ये रेज भेज रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर तो कुछ और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मगर यहाँ पर कुछ और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वर्टिकली सन की रेज ही तो जा रहे हैं जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें देखने के लिए मिलता है। मगर यहाँ पर इस क्लास में हम बात करेंगे अर्थ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहाँ पर अर्थ पर काफ़ी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट कर, लाइक वाटर, विंड एंड ऑल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जनवरी में किस प्रकार का होता है और जो जुलाई है उसमें किस प्रकार का होता है। तो यही सारी चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल लाइक ये सन है और ये हमारी अर्थ है, इस पर वर्टिकली रेज पड़ रही हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें ये वर्टिकल लग रही है। अब हमारे लिए यहाँ पर ये धरती की सतह पर यूँ जो लाइन लेटी हुई मिलेगी ना, लाइन जो लेटी हुई मिलेगी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल लाइन सीधी परपेंडिकुलर जो पड़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। चलिए अब देखिए, जनवरी की बात करें तो जनवरी में किस तरीके का टेम्परेचर होता है यहाँ पर हमारी अर्थ पर। तो जनवरी में जो सन शाइन करता है ना, वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर शाइन करता है। अब जब यहाँ पर इस जगह पर सन शाइन कर रहा है, सन की जो रेज वर्टिकली इस जगह पर पड़ रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ, ये क्या है, इक्वेटर है ना, ये वाली इक्वेटर।
अब जब ये इक्वेटर है, इसके नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, ये नॉर्दर्न हो गया और ये सदर्न हो गया, ठीक है। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि ये जो रेज हैं डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही हैं और इक्वेटर पर पड़ रही हैं, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ये अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर जब पड़ रही हैं तो यहाँ पर होगा समर, यहाँ पर समर चलेगा, इस टाइम पर समर चलेगा, यानी समर इन द सेंस कि गर्मियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चल रहे हैं अभी विंटर, क्योंकि सन जो टिल्ट है इस वक्त जो सन टिल्ट है वो सूर्य की तरफ इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पर्टिकुलर हिस्सा, ये वाला हिस्सा सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, उठा हुआ। अब ये जो ना गिरा हुआ है, तो यहाँ पर हमें विंटर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये धरती यूं घूम रही है, ठीक है, ना कि ये यूँ सीधी हो जाएगी, नहीं सीधी नहीं होगी, ये अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री से, ठीक है। अब ये जो जब अपने ही रोटेट करती है, रोटेट करने के साथ साथ रिवॉल्व भी करती है सन के चारों ओर, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सीजन्स वगैरह देखने के लिए, देखिए मैं एक दिखाता हूँ पिक्चर आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर अगर अभी बात कर रहा हूँ ना, तो कब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सन है ये इस तरीके की झुकी हुई है, और इस तरीके की ही झुकी रहेगी, पूरे साल झुकी रहती है ये, ठीक है, अपनी एक्सिस पर। और जब ये रिवॉल्व करती है ना सन के चारों ओर, यूँ चारों ओर जब रिवॉल्व करती है, तभी विंटर भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, समर और ऑटम भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब ये वाला हिस्सा सन के आगे आ जाएगा, यूँ सन के आगे आ जाएगा, तब यहाँ पर समर होगा, हमारे स्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब यहाँ पर विंटर चल रहा है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और समर चल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़े, इसका मतलब यहाँ पर समर है सदर्न हेमिस्फीयर में, और जब सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़े, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, समर है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। जनवरी में सन जो साइन करता है वर्टिकली, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर साइन करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समर है सदर्न हेमिस्फीयर में और विंटर है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी कि देखिए, आपको ये मैंने बता दिया कि कंपैरेटिवली जो लैंड मासेस हैं वो जल्दी गर्म होती हैं समुद्र के, सीज के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखा जाए तो लैंड मासेस का टेम्परेचर है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, लैंड मासेस जल्दी ठंडी हो जाएंगी कंपैरेटिवली किसके समुद्र के, ठीक है। समझ में आई आपको बात ये। तो इसका मतलब यही देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ पर हम देखते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पर जितना भी लैंड मास होगा, ये वाटर होगा, ठीक है, और जितना भी लैंड मास होगा वो सब ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। लैंड मास की बात कर रहे हैं हम, लैंड मास ज़्यादा जल्दी गर्म होगा ये समुद्र के मुकाबले, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं, सपोज की जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ से जारी है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से गुजर रही है, नहीं यहाँ से नहीं, ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रही है, सपोज मानकर चलिए। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा लैंड मास को क्रॉस कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर का। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मुकाबले जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ज़्यादा लैंड मास से गुजर रही है। इसीलिए हम देखते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें जो है वेरिएबिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जो ओशियंस हैं वो समर्स में ज़्यादा ठंडे रहते हैं इन कंपैरिजन टू दिस लैंड मास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, समर जब यहाँ पर चलता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्टली वर्टिकली जो सन है साइन करता है, तो यहाँ पर हमें समर देखने के लिए, मगर यहाँ पर लैंड मास की कमी है, बिल्कुल कमी है। क्यों? क्योंकि देखिए, छोटा सा लैंड मास यहाँ कवर कर रहा है, फिर यहाँ पर, फिर बाकी का तो है ही नहीं, मतलब लिया दिया है, ठीक है, लिया दिया है। तो इसलिए यहाँ पर जो ओशियंस हैं वो ठंडे रहते हैं ना लैंड मास। फिर जो है ना, यहाँ पर लैंड मास जो है जल्दी
ठंडे भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि लैंड मास सदर्न हेमिस्फीयर में जो समर चल रहा होता है ना सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर जो लैंड मास की कमी के कारण चीज़ें हमें ज़्यादा मतलब बदलती हुई नहीं दिखती हैं। मगर यहाँ पर जो आइसोथर्म है वो क्या करती है, क्या करती है कि जब भी आइसोथर्म लाइक समुद्र का तो समान ही रहने वाला है, क्योंकि समुद्र तो भाई जो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर समर चल रहा है जनवरी के टाइम पर, क्योंकि जनवरी के टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी हमारे इंडिया में और अदर जो नॉर्दर्न पार्ट है यूरेशिया वगैरह और नॉर्दर्न अमेरिका वगैरह, वहाँ पर विंटर चल रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए समुद्र का जो टेम्परेचर समान है। मगर जब भी ये जो आइसोथर्म है, जब भी आइसोथर्म लैंड मास से होकर गुजरती है ना, तो ये किधर की साइड टिल्ट हो जाती है, पोल्स की साइड, यूँ पोल्स की साइड। फिर जब ये आइसोथर्म दोबारा यूँ गुजरती है ना, फिर ये दोबारा समुद्र वाली जहाँ से जैसे समुद्र का जो टेम्परेचर था उसी लाइन में आ जाती है, फिर दोबारा ये पोल्स की तरफ टिल्ट हो जाती है। यानी जब जब ये समर में लैंड मास से गुजरेगी तब ये क्या होगा, पोल्स की तरफ बैंड हो जाएगी। लैंड मास से गुजरेगी, पोल्स की तरफ बैंड होगी। ठीक है, ये बात समझिए आप। और जब ये यहाँ से गुजरेगी समुद्र से तब ये सीधी चलेगी, क्योंकि समुद्र का जो टेम्परेचर है वहाँ तो इन कंपैरिजन टू अर्थ वो तो कमी है ना, मतलब नॉर्मल ही है। मगर ये जो लैंड मासेस हैं ये हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है ज़्यादा हाई टेम्परेचर। बट यही फिनोमिना जब रात में घटित होता है, आपको पता है रेडिएशन होती है अर्थ पर, रेडिएशन होती है। ये जो लैंड मासेस हैं जल्दी ठंडे हो जाते हैं समुद्र के मुकाबले, क्योंकि समुद्र पर भी जो इंसुलेशन की प्रोसेस हो रही है और लैंड पर भी इंसुलेशन की प्रोसेस होती है। मगर जो ठंडे होने की प्रक्रिया वो लैंड मास जल्दी ठंडे हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। अब क्या होगी आइसोथर्म क्या होगा, अब आइसोथर्म क्या होगी, यहाँ से गुजरेगी, ये लाइक यहाँ से गुजरी और ये यूँ। अब ये जब लैंड मास से गुजरेगी ना तब ये इक्वेटर की तरफ बैंड होगी। जब भी लैंड मास से गुजरेगी, जब भी ओशियन से गुजरेगी तो ये पोल्स की तरफ बैंड होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइक मैंने ये बनाई यूँ, ठीक है, और यूँ। क्योंकि अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो समुद्र का टेम्परेचर रात के समय की बात कर, रात के समय जो समुद्र का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है किसके मुकाबले, लैंड के मुकाबले। क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो रही है, लैंड मास जल्दी ठंडी हो जाता है, रेडिएट कर देता है चीज़ों को, मतलब अपनी हीट जो है जल्दी छोड़ देता है लॉन्ग वेवलेंथ में। ठीक है, वहीं पर समुद्र जो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए समुद्र का टेम्परेचर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है रात में। समझ में आई आपको बात। ये आइसोथर्म है। आइसोथर्म मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है कि मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी। ठीक है, कि रात में क्या होगा, दिन में क्या होगा। आइसोथर्म THERM, आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है समान और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, समान टेम्परेचर। वहीं पर ये लाइन कनेक्ट करेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में बता देता हूँ, मगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले हम। ठीक है, हाई टेम्परेचर इज़ फाउंड ओवर लैंड मासेस मेनली इन 3 रीजन, अर्जेंटीना, वेस्ट अर्जेंटीना। यहाँ पर अगर बात हो रही है तो अर्जेंटीना की बात हो रही है। ठीक है, ये अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ पर ये अर्जेंटीना, पेरू की तरफ हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है टेम्परेचर। और कौन सा रीज़न है, ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका। अब सेंट्रल अफ्रीका तो यही है ना, ये वाला रीज़न है ना, सेंट्रल अफ्रीका। ईस्ट मतलब ये वाला। ठीक है, तो और दूसरा कौन सा रीज़न है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया भी है। ये सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर विक्टोरिया डेजर्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बताइए आप मुझे, ये यहाँ पर कौन सा डेजर्ट पड़ता है, अटाकामा डेजर्ट। चलिए आप मुझे बताइए कि अटाकामा डेजर्ट पड़ता है कोई और सा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर बताइए मंगोलिया में और ये चाइना के बीच में कौन सा डेजर्ट पड़ता है। ठीक है, आप मुझे बताइए इस डेजर्ट का नाम। तो ये रीज़न यहाँ पर जो हमें आइसोथर्म जो है देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड मास आर कूलर देन ओशियंस। ठीक है, द आइसोथर्म बैंड्स टूवर्ड्स पोल्स व्हेन दे क्रॉसेस ओशियन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आइसोथर्म बैंड टूवर्ड्स पोल व्हेन दे क्रॉसेस
द ओशन। अभी पढ़ेंगे हम इस बारे में। अभी मैंने आपको सदर्न हेमिस्फीयर का बताया है, दोनों चीज़ें बताई हैं। ये जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो बताया ना वही अप्लाई होगा कहाँ पर होगा, बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, कि जब भी सन जो है शाइन करेगा, मगर देखिए मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी कर दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, दिन में अगर यहाँ पर समर चल रहा हो, ठीक है, यहाँ पर समर चल रहा हो तो दिन में क्या, सॉरी रात का फिनोमेना है तो मैं दिन का बना देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर जब ये पोल से जाएगी, लैंड मास से गुजरेगी, तब ये पोल्स की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, हल्का बैंड होती है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होती है, मगर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अब इस समय तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, ऑब्वियसली समर चल रहा है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर है। अब विंटर में जो लैंड मास है सब बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं, एकदम मस्त मौला टाइप के, एकदम कूल ठंडे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी ब्रीज मतलब कोल्ड ब्रीज हमें देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोथर्म जो होंगे वो बैंड रहेंगे इस समय पर। देखिए ये जो बैंड है ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देख रहा है कि ये जब लैंड मास से गुजर रहे हैं तब ये पोल्स की तरफ बैंड है। दिन की बात है, डे। ठीक है, नॉट नाइट, डे की बात है। ठीक है, अब डे में ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर चल रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जो आइसोथर्म है वो यहाँ पर एक मिनट, जो आइसोथर्म है वो क्या करेगी, जो आइसोथर्म है वो पोल्स की तरफ जाएगी जब ये समुद्र से गुजरेगी, और जब ये लैंड से गुजरेगी ना तब ये इक्वेटर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ठंडा है सब कुछ। ठीक है, ठंडा है। जब ये यहाँ से पूरे लैंड मास से गुजरेगी तो एकदम इक्वल हमें टेम्परेचर देखने के लिए, जब समुद्र टच करेगा तब ये दोबारा बैंड हो जाएगी पोल्स की तरफ। ठीक है, डे की टाइम में जब यहाँ पर विंटर चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ पर समर चल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, अब यहाँ पर आपको एक फिनोमिना उल्टा देखने के लिए मिला ना, क्योंकि यहाँ पर ये पोल्स की तरफ बैंड हो रही है कब, जब समुद्र से गुजर रही है, और यहाँ पर ये पोल्स की तरफ बैंड हो रही है कब, जब ये लैंड से गुजर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर समर चल रहा है और यहाँ पर विंटर चल रही है इस समय पर जनवरी में। अब यही फिनोमिना जब जुलाई की बात आती है तो क्या होता है, जुलाई की बात आती है, जून की बात आती है तो क्या होता है, अब ये जो आइसोथर्म है ये क्या करेगी, जब पोल से गुजरेगी तो ये सीधी चलेगी, जब ये समुद्र से गुजरेगी तब ये सीधी चलेगी, जब ये लैंड मास से गुजरेगी ना तो किसकी तरफ बैंड हो जाएगी, पोल्स की तरफ बैंड हो जाएगी। जब ये समुद्र से गुजरेगी सीधी चलेगी, जब ये लैंड मास से गुजरेगी तो किसकी तरफ बैंड हो जाएगी, पोल्स की तरफ बैंड होगी, क्योंकि पोल्स की तरफ ठंडक होती है। अब आइसोथर्म तो वहीं पर बैंड होगी ना जहाँ पर उसे इक्वली टेम्परेचर दिखेगा, समुद्र का टेम्परेचर और पोल्स की तरफ मूव करने के बाद इसका टेम्परेचर सेम होगा, यहाँ का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, अब ये जो फिनोमेना ये रिवर्स होगा कहाँ पर, ये डे का फिनोमेना बता रहा हूँ, डे का फिनोमेना। नाइट का फिनोमेना जो मैंने आपको बताया ना वो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, डे का फिनोमेना, अब यहाँ पर समर चल रहे हैं जुलाई में, अब यहाँ पर जो है विंटर चल रही हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, जो फिनोमेना रात में यहाँ पर समर में चल रहा था ना वो अब दिन में यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विंटर आ गए यहाँ पर। ठीक है, विंटर आ गए ना, ये देखिए लाइन मिट जाती है ना, थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है। अब यहाँ पर विंटर चल रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होगा यूँ, जो आइसोथर्म है जब ये समुद्र से गुजरेगी, लाइक मानिए कि ये यहाँ से समुद्र से गुजर रही है क्योंकि समुद्र की तरफ बैंड हो रही है, और ये जब ये लैंड मास से गुजरेगी ना तब ये इक्वेटर वर्ड की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगी। ठीक है, इक्वेटर की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगी। जस्ट अ सेकेंड, देखिए दिख रहा है आपको कि यहाँ पर ये इक्वेटर की तरफ मूवमेंट कर रही है, आइसोथर्म जो है यहाँ पर कर रही है क्या, नहीं, यहाँ तो पोल्स की तरफ मूवमेंट कर रही है जब ये लैंड मास से गुजर रही है, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में ये लैंड मास से गुजरे तब ये इक्वेटर की तरफ मूवमेंट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो लैंड मासेस है ना यहाँ का टेम्परेचर जो है सेम है,
ठीक है। वहीं पर जब ये समुद्र से गुजरती है तो यहाँ का टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुद्र के मुकाबले जो लैंड मास है जल्दी ठंडा हो रहा है भाई, ये बात आप समझिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? ये जुलाई का फिनोमिना है, जुलाई का जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चलती हैं, विंटर्स, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड मासेस हैं वो कूलर हो जाते हैं। जब यहाँ पर जनवरी की बात होती है, जनवरी में कूल होते हैं लैंड मास, क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर चल रही है, ठीक है। इसीलिए आइसोथर्म जो है, आइसोथर्म है बैंड हो जाती है टुवर्ड्स पोल की तरफ जब ये ओशियंस को क्रॉस करती है, ठीक है। और जब ये लैंड मास को क्रॉस करती है तब क्या हो जाती है, लैंड मास तो है ही कूल भाई, वो तो उससे इक्वली चलेंगे, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। ये चीज़ थोड़ी सी निहार लीजिए ताकि आपके मन में बैठ जाए, दिमाग में चली जाए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ठीक है। अभी इसका दूसरा वर्जन भी है मेरे पास, अभी बात करेंगे हम। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, दे बैंड्स टुवर्ड्स पोल्स व्हेन दे क्रॉसेस लैंड मास एंड टुवर्ड्स इक्वेटर व्हेन दे क्रॉसेस ओशियंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये चीज़ जो है मैंने आपको बता दी है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर चल रहे होते हैं तो वहाँ का जो चीज़ें हैं एक्सपेंड हो जाती हैं, जो वाटर होता है वो एक्सपेंड हो जाता है हेमिस्फीयर में और चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसे ईजिली, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लिखा है, बस आपको बस बताने के लिए जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं मैंने आपको वर्बली सारी चीज़ें बता दी हैं, समझा दी हैं कैसे चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा हम पिक्टोरियोग्राफी में, ये कुछ नहीं है, इसे काट दीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, डोंट माइंड यार, ठीक है। चलिए ये देखिए जनवरी का हाल क्या है। जनवरी में जो आप देख रहे हैं ना आइसोथर्म, ये देखिए लाल लाल जितना भी दिख रहा है, ऑरेंज है ये, मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारा का सारा आप देख रहे हैं टेम्परेचर जनवरी का है। जनवरी में देखिए कोल्ड लैंड मास की तरफ ये कितना है, कितनी बैंड हो रही है। यहाँ पर हर जगह सेम टेम्परेचर आपको मिलेगा इस आइसो बार पर, ठीक है। ये जो अलग अलग आइसो 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0, 10, 20, 30, -30, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर चल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रही है, ठीक है। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रही है तो यहाँ का जो लैंड मास है कूल होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कूल होगा। तो इसलिए जब भी जो आइसोबार समुद्र से गुजरेगी तो वो इक्वेटर की तरफ टुवर्ड्स पोल की तरफ बैंड होगी। तो ऐसा ही हो रहा है ना, बैंड की तरफ बैंड हो रही है टू पोल की तरफ। और वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में जब भी ये लैंड मास से गुजरेगी तब ये पोल्स की तरफ बैंड होगी एज कम्पेयर टू जो ओशियंस हैं। देखिए ये देखिए है ना, ये डेजर्ट, यहाँ पर विक्टोरिया डेजर्ट पड़ता है, सीधी चली, फिर जब ये लैंड मास से गुजरेगी नीचे पोल्स की तरफ, फिर जब ये लैंड मास से नीचे पोल्स की तरफ, ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है ना, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए अगर हम बात करें विंटर की, विंटर जो है ना मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा समय के लिए आते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा समय के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आते हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे क्लोज होती है, ठीक है, सबसे क्लोज होती है, इसलिए वो जल्दी से रफू दफा हो जाती है वहाँ से। और हमारे जब वे समर आते हैं तो वो ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि उसको रिवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उस समय पर तकरीबन 8-9 महीने का समय लगता है। तो इसलिए जो विंटर होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम होती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जुलाई का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मैंने आपको बताई थी, जुलाई में क्या होती हैं, कैसे होती हैं। यहाँ पर जो सन जो है साइन करता है वो वर्टिकली हेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर साइन करता है। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर सन की रेज तगड़ी पड़ रही हैं, एकदम तिरछी पड़ रही हैं, मतलब वर्टिकली पड़ रही हैं। तो मतलब यहीं पर इस समय पर यहाँ पर जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चलेंगी, विंटर वाली रातें होंगी, ठीक है। अब जब विंटर चलेगा तो जो फिनोमिना है जो सदर्न हेमिस्फीयर में पहले हो रहा था वो रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर हाई हमें देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न यूएसए, सहारा, अरबिया डेजर्ट, सऊदी अरबिया की बात करें यहाँ पर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। चाइना में कौन सा डेजर्ट पड़ता है वो मैंने आपसे पूछा, ये मंगोलिया डेजर्ट पड़ता है, मंगोलिया कंट्री में गोबी डेजर्ट पड़ता है, ठीक है। बता दिया मैंने आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म बैंड कर जाएगी इक्वेटर वर्ड। देखिए दिखाता हूँ मैं, बैंड करेगी इक्वेटर वर्ड। अब यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर
पोल्स की तरफ मूव हो रहा है इसका। जब ये समुद्र में आएगी तो नीचे की साइड चलना चालू कर देगी, नीचे की साइड। जब भी ये लैंड क्रॉस करेगी तब भी ये इक्वेटर की तरफ, जब भी ये समुद्र आएगी तो नीचे की तरफ, जब भी ये लैंड क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि पोल्स की तरफ इसलिए मूव करेगी क्योंकि पोल्स की तरफ ठंडक पाई जाती है, ठीक है। ये आइसोथर्म है टेम्परेचर की। वहीं पर ये सारी चीज़ें रिवर्स आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलेंगी। क्या? क्योंकि जब जब ये लैंड मास क्रॉस करेगी, जब ये समुद्र क्रॉस करेगी तब ये इक्वेटर के पोल्स की तरफ मूव करेगी। देखिए पोल्स की तरफ नीचे बैंड हो रही है, और जब लैंड मास क्रॉस करेगी तब ये ऊपर यानी रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओशन का जो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पर विंटर चल रहा है, ठीक है, विंटर चल रहा है, तो यहाँ पर जो ओशन का टेम्परेचर है वो इन कंपैरिजन टू लैंड मास कम है, ज़्यादा है। तो इसीलिए ये पोल्स की तरफ मूव कर रही है ओशन की तरफ जब जाती है, ठीक है। आइसोबार, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बनी नहीं हुई है अर्थ पर, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जब ये लैंड मास क्रॉस करेगी तब ये लैंड मास पे ज़्यादा रहेगी, और जब ये समुद्र क्रॉस करेगी तब ये पोल्स की तरफ बैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंटर चल रहा है इस समय पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइसोथर्म आर वाइडली स्पेस ओवर ओशन वाइल दे क्लोजली स्पेस ओवर लैंड मासेस, ठीक है। क्यों? आइसोथर्म जो होती हैं ऑब्वियसली क्लोजली स्पेस होती हैं लैंड मासेस पे, क्योंकि लैंड मास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मगर यहाँ पर लैंड मास देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पर जो ओशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर लैंड मास ज़्यादा, तो ओशन पे ज़्यादा ट्रैवल करने का समय मिलता ही नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी फ्लक्चुएशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो देखिए समुद्र बहुत ज़्यादा है समुद्र, इसलिए लैंड मास बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती। जहाँ पर टेम्परेचर की ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगी ना, वहाँ पर हमें साइक्लोनिक जैसी एक्टिविटी भी देखने के लिए मिलेंगी। जब टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें फिर जो है ना जो वायु दबाव है, प्रेशर देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो विंड जो है हाई टू लो ट्रैवल करती हैं, जब हाई टू लो ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं साइक्लोनिक एक्टिविटी, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। अभी फिलहाल में जो आ रहा है वो बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, जो म्यांमार में तबाही मचा रहा है, मोचा साइक्लोन, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जिस समय पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। आपको समझ में आ गया है, मैं जानता हूँ, इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा से देखिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करें, कंपैरिजन करें जनवरी की और जुलाई की कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो लैटिट्यूडनल शिफ्टिंग तो हमें देखने के लिए मिलती है, वर्टिकली जो टेम्परेचर आता है उसमें हमें देखने में टेम्परेचर जो है ना वेरिएशन माइग्रेट करता है, कि ठीक है। वो कैसे कि देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो वर्टिकली रेस जो थी वो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही हैं जुलाई में। अब वहीं पर जब हम जनवरी की बात करते हैं तो जो वर्टिकली रेस होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, ठीक है। माइग्रेशन हो रहा है टेम्परेचर अर्थ की रोटेशन की वजह से, एज वेल एज द अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। मगर ये वाला जो रीज़न है सर, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो इक्वेटोरियल रीजन है इसका क्या, ये तो दोनों तरफ ही मतलब हर बार ही ज़्यादा टेम्परेचर, तो यहाँ का जो एनुअल मीन टेम्परेचर रहता है ना वो 26 और ये 28 ही रहता है ऑलमोस्ट कितना है 26 to 28 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर की ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पर विंटर्स नहीं होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन पर विंटर्स नहीं आते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिड कंडीशन है वो बनती रहती है, क्योंकि यहाँ पर ही लो प्रेशर जोन रहता है, ठीक है। हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर जोन हमेशा बना रहता है, क्योंकि हाई प्रेशर जोन तो हमेशा यहाँ पर बनता है, ठीक है, क्योंकि विंटर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो विंटर में चली जाती है, ठीक है। मगर यहाँ पर तो सालों के 12 महीने ही लो प्रेशर बना रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और इक्वेटोरियल लो बोलते हैं इसको, ठीक है। जब हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ी थी, अभी पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, तो अगली क्लास में प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इत्मीनान से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो लैटिट्यूडनल शिफ्टिंग तो आपने देख ही लिया, लैटिट्यूडनल शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, यहाँ पर पोल्स पर सन की रेज बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट पाई जाती है, यहाँ पर अंटार्कटिक में भी, ठीक है। तो लैटिट्यूडनली शिफ्टिंग तो है टेम्परेचर की, वो इसी तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर है अकरेंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू इन द लो लैटिट्यूड एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द हाई लैटिट्यूड।
टेम्परेचर की बात हो रही है, क्योंकि हमें लो टेम्परेचर कहाँ पर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा लो, जो हायर लैटीट्यूड होता है। जो ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर देखने को मिलता है, जो लो लैटीट्यूड होते हैं। 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे इक्वेटोरियल लो बोला जाता है। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर्स एंड द वार्मेस्ट कोल्डेस्ट मंथ इज नोन एज एनुअल। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ जो है ना दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर चल रहा है और यहाँ पर विंटर चल रहे हैं, या विंटर यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर समर चल रहे हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहे हैं, तो क्या होगा, सबका एक एनुअल मीन टेम्परेचर रहता है। कैसे, तो उसको मतलब यहाँ की मान के चलिए, यहाँ का 1 है और यहाँ का है, यहाँ का भी 1 है। अब यहाँ का जो एनुअल मीन टेम्परेचर होगा 1 बट्टे में 2 1 + 1 अपन में 2, तो यहाँ का रहेगा 1 एनुअल मीन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, 1 बचा, तो एनुअल मीन टेम्परेचर 1 रहा। तो अर्थ का इस समय पर एनुअल मीन टेम्परेचर 1 रहेगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन दोनों टेम्परेचर, उसको बोलते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि वर्खयांस्क में जो है साइबेरिया में जो 66 डिग्री हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जाता है, और लोएस्ट जाता है यहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ पर जगह पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, विंटर में ये जगह जम जाती है, बिल्कुल जम जाती है, -40 45 50 ऐसे पहुँच जाता है टेम्परेचर ईजिली। ठीक है, तो ये बात थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड जनवरी, और दिसंबर या जून मान लीजिए, जो भी आपको मानना है। ठीक है, मैंने तो आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी बुक के हिसाब से पढ़ाया है। ठीक है, बाकी हमें और जगह पर पढ़ने के लिए मिलता है जून और दिसंबर। तो ये थी वीडियो आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक और जो क्लास है वो आने वाली है। ठीक है, वो रहेगी वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर एज वेल एज दी टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन मैं आपको उसमें पढ़ाने वाला हूँ, तो चिंता मत कीजिए, आई विल बी टीचिंग यू ऑल द थिंग्स। ठीक है, बस आपको सब्र कर रहना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है पीपीटी बनाने में भी, चीज़ों को अरेंज करने में भी, कि कौन सी चीज़ आपको बतानी चाहिए, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्लासेस अटेंड कर लिए ना, तो आपको आपकी बुक से भी पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ही की बुक के नोट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं अलॉन्ग विद द वीडियोज़। ठीक है, और आपको पढ़ाई भी जा रहा है, समझाए भी जा रहा है कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, अगर आपने ये पढ़ लिया तो गारंटी ले रहा हूँ मैं इस बात की कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना मार्क्स की, उससे ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है ना, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे यूट्यूब पर पूछ लीजिए, इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए, फेसबुक पर पूछ लीजिए और टेलीग्राम पर पूछ लीजिए। मैं सब जगह पर अवेलेबल हूँ और सब जगह पर आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे विदा लेना चाहूँगा अगली वीडियो तक। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।